All right. So in question number 9, what they are saying, the figure 3 shows a sketch of the curve with the equation y equals to 10x. So this is the curve of y equal to 10x. ये y equal to 10x की curve है. ये इसके equation दी हुई है y equal to 10x. The straight line L with the equation y equal to pi x. ये y equal to pi x की equation है. In the interval minus pi to pi. माइनस पाई से लेकर पाई तक इस इंटरवल को इन्होंने बना लिया. इस इंटरवल में पूरी डायग्राम बनी हुई है. अब कह रहा है स्टेट द पीरियड ऑफ 10x. 10x का पीरियड क्या है? यानी 10x की एक साइकिल, वन साइकिल कितनी देर बाद कंप्लीट हो रही है? तो देखो यहां पर जब इसने बोला है ना, ये माइनस पाई से प्लस पाई के इंटरवल में पूरा एक ग्राफ बना हुआ है. यानी ये जगह है पाई और दिस वैल्यू ओवर इज माइनस पाई. ठीक है ना? एंड ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी 0. तो 10 की एक साइकिल यही होती है. ये हमारे पास 10 की वन साइकिल है. तो एक साइकिल कितने एंगल पे, हाउ मच एंगल ड्यूरेशन, क्या आपके पास वन साइकिल कंप्लीट हो रही है? दैट्स इज पाई. तो बेटा इसका पीरियड हो जाएगा पाई. ठीक है जी. अच्छा, यहां पर आपके पास लिखा हुआ है राइट डाउन द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन. कह रहे नंबर ऑफ रूट्स निकाल के बताएं कितने रूट्स बन रहे हैं. रूट्स मींस कितनी दफा इंटरसेक्शन हो रही है. तो देखो यहां पर भी इंटरसेक्शन हो रहा है, यहां पर भी इंटरसेक्शन हो रहा है, यहां पर भी इंटरसेक्शन हो रहा है. सो द आंसर इज गोइंग टू बी 3 हियर. अच्छा, यहां पर इन्होंने एक चीज का और, मतलब अगर बी पार्ट 1 पढ़ते हैं, इट सेज 10x इक्वल्स टू पाई प्लस 2 इंटू एक्स में, मतलब ये बेसिकली इसका नंबर ऑफ रूट्स पूछ रहा है, इसके नंबर ऑफ पॉइंट इंटरसेक्शन पूछ रहा है आपसे. अब 10x का तो ग्राफ यही है ना हमारे पास. 10x का ग्राफ यही है. ये 10x का ग्राफ है. ये पूरा 10x का ग्राफ है हमारे पास. राइट हैंड साइड पर यू हैव पाई प्लस 2 इंटू एक्स. देखो बेसिकली इधर अगर आप गौर से देखो ना, इन पार्ट 1, बी पार्ट 1, यू हैव y इज इक्वल टू 10x. इसको मैं मिटा देता हूं. y इक्वल टू 10x ये इक्वेशन है, और एक है y इक्वल टू पाई प्लस 2 इंटू एक्स. ये बेसिकली दो इक्वेशंस हैं जिनको इक्वेट कर रहा है, जिनके y को आपस में इक्वेट कर रहा है. जब y को आपस में इक्वेट करता है बेसिकली, तब हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल कर आता है. तो जब मैं इन दोनों को आपस में इक्वेट करूंगा, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा, तो कह रहा है कितने पॉइंट इंटरसेक्शन निकल कर आएंगे. तो देखो इस बात को जरा समझो कि जब मैं y इक्वल टू 10x और y इक्वल टू पाई, y इक्वल टू पाई x, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे हैं, तो बेटा हमारे पास 3 पॉइंट इंटरसेक्शन आ रहे हैं. ये y इक्वल टू पाई x इक्वेशन है, और ये 10x का कर्व है. ये y इक्वल टू पाई x की लाइन है, और ये 10x का कर्व है. इन दोनों को जब साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो पॉइंट इंटरसेक्शन कितने आएंगे? 3 आएंगे. ये देखो, लेकिन उसने यहां पर 10x तो ऐसे रहने दिया, 10x तो एज इट इज रहने दिया, लेकिन यहां पर इक्वेशन लिख दी पाई प्लस 2 इंटू एक्स. जो ग्रेडियंट था यहां पर लाइन की इक्वेशन का पाई था, यहां पर क्या हो गया? पाई प्लस 2. तो बेटा ये लाइन, यही लाइन जो पहले y इक्वल टू पाई एक्स थी, जब पाई एक्स प्लस पाई प्लस 2 इंटू एक्स होगा, जब मैं इसको प्लॉट करना चाहूंगा y इक्वल टू पाई प्लस 2 इंटू एक्स, तो सिर्फ ग्रेडियंट चेंज होगा, सिर्फ ग्रेडियंट चेंज होगा और कुछ चेंज नहीं होगा.
सी की वैल्यू तो वही 0 ही है हमारे पास, यानी ये लाइन, जो ये वाली लाइन भी एक्स की वैल्यू 0 पर वाई की वैल्यू 0 से ओरिजिन से ही पास कर रही है, लेकिन बस इसका ग्रेडियंट चेंज हो जाएगा, ग्रेडियंट बढ़ जाएगा। तो ग्रेडियंट अगर बढ़ भी गया तो लाइन की इक्वेशन ये हो जाएगी, पाई प्लस, पहले पाई ग्रेडियंट था, इसका ग्रेडियंट पाई है, पाई प्लस 2 में ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, लाइन और स्लैंडेड हो जाएगी, लेकिन जाएगी तब भी ओरिजिन से ही, क्योंकि बेटा एक्स की वैल्यू 0 पर वाई की वैल्यू 0 आ रही है। इट मींस अभी भी मैंने कोई एग्जैक्ट लाइन नहीं बनाई, लेकिन मुझे इतना पता है कि अब भी 3 पॉइंट पर बेटा इंटरसेक्शन होगा, क्योंकि कर्व यहां से बेटा इनफाइनाइट जा रहा होता है, यहां से ये भी इनफाइनाइट जा रहा होता है, लाइन जितनी भी स्टैंडर्ड हो जाए बेटा ये इसको जरूर इंटरसेक्ट करेगी, कर्व को इंटरसेक्ट करेगी और ओरिजिन से भी इंटरसेक्ट कर रही होगी। तो अभी हमारे पास बेटा इस लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने हैं, 1 2 3। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर इस वजह से बेटा हमारे पास क्या है, 3 है, तो यहां पर होगा 3 सॉल्यूशंस। अच्छा, दूसरी बात ये कि इन्होंने एक रेंज भी दी हुई है माइनस पाई से लेकर प्लस पाई तक, तो ऑब्वियसली ये रेंज पाई से लेकर माइनस पाई तक की रेंज है, इसी के अंदर हमारे पास इस लाइन के सिर्फ 3 पॉइंट इंटरसेक्शन बन रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं बनेंगे। लेकिन अब जरा गौर करें, लेट्स से वी हैव, यहां पर इन्होंने, इसको मैं मिटा रहा हूं, यहां पर उन्होंने सेकंड पार्ट में tan x और पाई एक्स इसी की बात कर ली। इन्होंने एक काम करते हैं, ये जो tan x ये कर्व बना हुआ है, और ये पाई एक्स ये लाइन की इक्वेशन है, और वो इसी लाइन की इक्वेशन है, कोई डिफरेंट लाइन नहीं है, इसी लाइन की इक्वेशन है, y इक्वल टू पाई एक्स। तो बेसिकली ये जो b पार्ट 2 है, ये y इक्वल्स टू tan x और y इक्वल्स टू पाई एक्स, ये इन दोनों को इक्वेट करने का मतलब क्या है कि इन दोनों इक्वेशन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन रहे हैं, कितने सॉल्यूशन बन रहे हैं, तो देखो पाई से लेकर माइनस पाई तक, पाई से लेकर माइनस पाई तक 3 बन रहे हैं, 1 2 3। फिर उसने चेंज कर दी बात, उसने ना -2 से पाई से लेकर +2 पाई तक कितने बन रहे होंगे, -2 पाई से लेकर प्लस पाई तक कितने बन रहे होंगे, यानी ग्राफ अगर इंक्रीज कर दें, ये यहां पर ले जाएं 2 पाई, यहां पर ले जाएं -2 पाई, तो बेटा ये बात समझने की है, ये बात समझने की है कि ओरिजिन एक अलग से आ रहा है हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर मैं इस ग्राफ को यहां पर भी कंटिन्यू रखूंगा, ये ग्राफ यहां पर कंटिन्यू होगा, ये ग्राफ यहां पर कंटिन्यू होगा, तो ये लाइन जो है बेटा वो हमारे पास ओरिजिन इन दोनों पॉइंट्स, इसको बना ही लेते हैं, तो बेटा ये जो लाइन है, ये देखो, ये आपके पास देखो कंटिन्यू होगा, ये कंटिन्यू होगा, तो ओरिजिन और फिर ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, इसके 5 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे, ठीक है ना। यहां पर जो ग्राफ बनेगा आगे मजीद कंटिन्यूएशन में वो यहां पर बनेगा, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं होगा। ये जो ग्राफ बनेगा बेटा इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं होगा, इस पोर्शन का। तो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सिर्फ 1 2 3 4 5 बन रहे हैं, इन दोनों इन पे इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी लाइन। तो आपके पास -2 पाई से लेकर +2 पाई तक कितने पॉइंट सॉल्यूशन है बेटा, दे आर गोइंग टू बी 5 सॉल्यूशंस। और बेटा अगर वो बोलता है tan x इक्वल टू पाई एक्स में -100 से +100 पाई तक बने, कितने बनेंगे। अब देखो इस बात को जरा समझना, आप एक वक्त के लिए
ओरिजिन को पॉइंट इंटरसेक्शन तो लाजमी बनेगा, एक्सप्लिसिटली बनेगा, लेकिन ये तो सीक्वेंस में बन रहे होंगे ना, यहां पर भी इंटरसेक्ट कर रहा है, फिर यहां पर भी कर रहा होगा, फिर आगे लाइन और इंक्रीज करेगी 3 पाई तक, फिर मजीद 2 पॉइंट इंटरसेक्शन बनेंगे, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। तो अगर अभी हम ओरिजिन को हटा देते हैं, थोड़ी देर के लिए ओरिजिन को हटा देते हैं, तो ओरिजिन तो पॉइंट इंटरसेक्शन एक है हमारे पास, तो देखो -2 पाई से लेकर +2 पाई तक, अगर मैं कहूं 4 सॉल्यूशन है, 4+1 ओरिजिन वाला है, तो देखो जब मैं यहां पर -100 पाई से 100 पाई पे जा रहा हूं, यानी मैं अपनी जो रेंज है उसको 50 टाइम्स बढ़ा रहा हूं, तो बेटा हमारे पास सॉल्यूशन भी क्या होंगे, 50 टाइम्स बढ़ जाएंगे। 4 में 50 कितना हो गया, 200, और बेटा एंड में ये 1 तो जो ओरिजिन वाला है कॉपी हो जाएगा, यानी टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज गोइंग टू बी 201। ये इसका आंसर हो जाएगा। सही ना, यू कैन ऑल्सो डू दिस के -पाई से लेकर पाई तक 2 सॉल्यूशंस हैं, तो अगर मैं इसकी रेंज को मल्टीप्लाई बाय 100 करता हूं, रेंज को मल्टीप्लाई बाय 100 करता हूं, तो बेटा मैं सॉल्यूशंस 2 मल्टीप्लाई बाय भी 100 करूंगा, ये 1 एक्सप्लिसिट है, अलग से आउट ऑफ द सीक्वेंस एक सॉल्यूशन निकल कर आ रहा है, तो ये -100 पाई से लेकर +100 पाई तक आई एम गोइंग टू हैव 200 सॉल्यूशन +1, ये 201 हो जाएगा। अच्छा और कोई इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। सो इन क्वेश्चन नंबर 10, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 में व्हाट दे आर आस्किंग, they are saying figure 4 shows a sketch of the part of the curve with the equation y equal to fx where fx is this one। ये आपके पास एक क्यूबिक स्केचिंग है। use the given transformation to state the values of x for which fx is greater than 0। fx is greater than 0 कब है, तो देखो आपके पास यहां पर मैं इक्वेशन को कॉपी कर रहा हूं और इसके एक्स इंटरसेप्ट को निकालूंगा, मैं क्या निकालूंगा, एक्स इंटरसेप्ट, y is equals to, अब देखो अगर y की जगह 0 पुट करूंगा, एक्स इंटरसेप्ट निकालने से क्या होता है, y की जगह 0 पुट करते हैं, so I'm going to have x value as 3 है, -20/3, -6 एंड 3/2, 3 वैल्यूज आ रही हैं, तो 3/2 राइट हैंड साइड पर होगा, ये दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी 3/2, this value is going to be -6 and this -20/3, ठीक है ना। अब ग्राफ कहां पर ग्रेटर देन 0 है, y fx इज ग्रेटर देन 0 उसने बोला हुआ है ना, फंक्शन कहां पर ग्रेटर देन 0 है, ये देखो फंक्शन यहां पर ग्रेटर देन 0, ये पोर्शन ग्रेटर देन 0 का है, ये पोर्शन ग्रेटर देन 0 का है, तो हम बोलेंगे x इज ग्रेटर देन 3/2 पर तो देखो यहां पर x इज ग्रेटर देन 3/2 पर फंक्शन ग्रेटर देन 0 है, x इज ग्रेटर देन 3/2 पर, x इज लेस देन -6 एंड x इज ग्रेटर देन -20/3, फंक्शन ग्रेटर देन 0 है, x इज लेस देन -6, x इज ग्रेटर देन -20/3, फंक्शन ग्रेटर देन 0 है, x इज ग्रेटर देन -20/3, x इज लेस देन -6, इनको मैंने कंबाइन करके लिख लिया, दिस इज गोइंग टू बी माय सॉल्यूशन ऑफ पार्ट ए, कॉपी कर लेते हैं इसको भी जरा नीचे,
सही है ना? तो ये मेरे पास आंसर होगा, दिस इज गोइंग टू बी माय आंसर. और दे आर आस्किंग एक्सपेंड दिस, क्या आप इसको एक्सपेंड करें, राइटिंग आंसर एज अ पॉलिनोमियल इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. तो मैं इन तीनों को कॉपी कर लेता हूं कि मुझे ये जो है ना एक्सपेंड करना है. तो पार्ट बी में वंस यू एक्सपेंड, देन किस तरह एक्सपेंड करेंगे, पहले आप दो ब्रैकेट्स में मल्टीप्लाई करें, फिर उसको तीसरे से मल्टीप्लाई करा दें उसके आंसर को. तो 3x मतलब x, पहले दो ब्रैकेट्स ये मल्टीप्लाई करा रहा हूं मैं. इट इज गोइंग टू बिकम 3x स्क्वायर, 3 6 18 x, 20x यहां पर हो गया, 26 120 ब्रैकेट क्लोज, 2x माइनस 3. इसको सिंप्लीफाई कर लें, 3x स्क्वायर 18 प्लस 20 इज गोइंग टू बी 38x प्लस 120. देन इन दोनों ब्रैकेट्स में लग रहा है 3x मल्टीप्लाई बाय 2x, इट इज गोइंग टू बी 6x क्यूब, 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 माइनस 9x स्क्वायर, 38x मल्टीप्लाई बाय 2x, 38 मल्टीप्लाई बाय 2 is going to be 76x square, 38 multiplied by 3 minus 114 x, where 2x multiplied by 120 multiplied by 2x is going to be 220 240, or 120 multiplied by 3 is going to be 360, लेकिन माइनस में सिंप्लीफिकेशन कर दें, 6x क्यूब 76 minus 9, it is going to be 67, minus 114 plus 240, it will be 126, और रेड में माइनस 360 एज इट इज कॉपी कर लेंगे. This is the expansion, easy work to do. Next what we have is expand the straight line L is tangent to the C. हमें दिख भी रही है स्ट्रेट लाइन, ये कर्व से टेंजेंट इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर टेंजेंट है वो ये रहा, दिस इज द पॉइंट ओवर हियर, वे C कर्व्स द y एक्सिस, किस पॉइंट में टेंजेंट बना रहा है, y एक्सिस पे बन रहा है, दिस पॉइंट ओवर हियर y एक्सिस पे बन रहा है, तो इसका मतलब x की वैल्यू 0 होगी, यहाँ पर y की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी. ठीक है, थोड़ा डेटा बना लिया. गिवन दैट L कर्व्स द C एट द पॉइंट P एज शोन इन फिगर, कह रहा है भाई ये लाइन P पॉइंट पे भी कट कर रही है, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एज वेल. फाइंड यूजिंग अलजेब्रा द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ P, कह रहे आप एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ P निकाल के दिखा दें. मेरा ठीक है, देखो यहाँ पर टेंजेंट का कंसेप्ट बन रहा है ना, तो डिफरेंशिएशन को दिमाग में रखें आप, और ग्रेडियंट को दिमाग में रखें. मैंने बोला भाई काम करते हैं, ये जो कर्व जिसकी इक्वेशन को इन्होंने सिंप्लीफाई भी करवा लिया, उसकी मार्किंग भी हमें दे दी, यही तो कर्व की इक्वेशन है ना. तो बेटा मैं इसकी डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, मैं डी ओवर डी एक्स ऑफ 6x क्यूब 67x स्क्वायर प्लस 126x माइनस 360. जब इसकी डिफरेंशिएशन करूंगा, 3 6 3 18x स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई बाय 67 134, और ये जगह 126, ये बेटा मेरे पास d ओवर dx आ गया. बेसिकली अगर आप गौर से देखो ना, तो ये y का डिफरेंशियल आ गया, हमारे पास y कुछ था ना ये, तो y का डिफरेंशियल क्या होता है, dy बाई dx. तो दिस इज बेसिकली dy बाई dx ऑफ द कर्व. ठीक है, आपके पास क्या इस कर्व का कोई पॉइंट पता है जिसमें हमें टेंजेंट बन रहा है? तो आपने बोला सर इस कर्व का जो पॉइंट पता है टेंजेंट बन रहा है, उसमें सिर्फ 0 कॉमा y की वैल्यू हमें नहीं पता, x के लिए 0 है. तो मैंने x की जगह 0 पुट करा, तो जिस पॉइंट पे टेंजेंट बन रहा था
उसका ग्रेडियंट निकल कर आ गया, टेंजेंट का ग्रेडियंट एट एक्स इक्वल टू 0 आ गया, विच इज 126। अब मुझे टेंजेंट की इक्वेशन निकाल रहा हूं मैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, y इक्वल टू mx प्लस c। तो टेंजेंट का c तो ऑलरेडी m की वैल्यू 126 हो गई, अब c नहीं पता, तो c कैसे निकालेंगे? c कहते हैं y, x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू। तो ये जो टेंजेंट है, जो लाइन है, ये y एक्सिस से यहां से गुजर रही है, देखो ये वाला पॉइंट है, x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू को हम c कहते हैं। सर ये y की वैल्यू निकालेंगे कैसे? भाई ये देखो, ये पॉइंट कर्व का भी तो पॉइंट है, तो कर्व में x की 0 पुट कर दो तो ये पॉइंट निकल कर आ जाएगा। तो मैंने कर्व में x की 0 पुट करा, ये कर्व की क्वेश्चन थी। इसमें x की 0 पुट करा, वंस आई गॉट द x वैल्यू 0, सबको 0 पुट कर देंगे तो -360 बच जाएगा। वो जो पॉइंट था वो हो गया था 0 -360। अब हमारी लाइन डी इसी पॉइंट से पास कर रही है, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ सी हेयर नाउ। तो हमारी लाइन की इक्वेशन बेटा अपडेट कर लेंगे हम लोग, y इज इक्वल टू 126x -360। अब क्योंकि ये लाइन पास कर रही है पी पॉइंट से, लाइन पास कर रही है पी पॉइंट से, पी पॉइंट जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है लाइन का और कर्व का, लाइन का और कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो मैंने लाइन की इक्वेशन, मैं लाइन की इक्वेशन और कर्व की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा। अब मैं इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा, यानी y इक्वल्स टू 126x -360 एंड y इक्वल्स टू 6x क्यूब मैं इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा। साइमल्टेनियसली सॉल्व किस तरह करूंगा? मैं इन दोनों की इक्वेशन को आपस में इक्वेट करूंगा, इन दोनों को आपस में इक्वेट करा y को, आई गॉट -60 कैंसिल, इट बिकम 6x क्यूब, अच्छा -126 और 126 भी कैंसिल हो गया, प्लस 67x² इज इक्वल टू 0 हो गया। तो मैंने यहां से बेटा x² कॉमन निकाला, इट बिकम 6 + 67, 6x + 67 इक्वल टू 0, x² इक्वल टू 0, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, x की वैल्यू 0 आ गई। तो x की वैल्यू 0 तो हमें पता है x की वैल्यू 0 तो नहीं है वहां पर, ठीक है ना, x की वैल्यू 0 तो यहां पर नहीं है, तो हमने बोला भाई यहां पर x की वैल्यू 67 -67/6 होगी, जो हमारे पास नेगेटिव में भी आ रही है क्योंकि नेगेटिव एक्सिस पे बन रहा था। तो हमें बस x की वैल्यू निकालनी थी, दिस इज गोइंग टू बी माय आंसर, इसको हमारा आंसर नहीं होगा, ये हमारा आंसर नहीं होगा। सो वी जस्ट नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, वी गॉट द वैल्यू ऑफ x which is -67/6 here. We have another question, question number 11. It says a curve has equation y equal to fx given that f double dash, which is the second derivative, f double dash x is 4x plus 1 upon root x. Here the point P has a coordinate x coordinate 4 and lies on C. The tangent to C at P has equation y equal to 3x plus 4. Find equation of the normal at to C at P. देखो बेटा, C means curve. ये कर्व की इक्वेशन है y इक्वल टू fx, हमें कर्व की इक्वेशन अभी पता ही नहीं है, हमें इतना पता है y इक्वल टू fx है।
उस कर्व पे एक पॉइंट है P, और P का एक्स कोऑर्डिनेट है 4, यानी मुझे पता नहीं है अभी कौन सा कर्व है, लेट्स से मैं कर्व ऐसी नॉर्मली बना दिया मैंने। ये हमारे पास पॉइंट है P, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 4 है, इस पे एक तो बन रहा है टेंजेंट और एक बन रहा होगा बेटा नॉर्मल। दिस इज गोइंग टू बी नॉर्मल लाइन, जो कि इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी। हमें इस नॉर्मल लाइन की क्वेश्चन निकालनी है, तो पहले टेंजेंट का ग्रेडियंट निकालूंगा मैं, और फिर उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल करूंगा तो हमारे पास किसका आ जाएगा, नॉर्मल का ग्रेडियंट आ जाएगा। तो देखो आपके पास टेंजेंट की इक्वेशन ऑलरेडी मौजूद है यहां पर, y इक्वल टू 3x प्लस 4। तो टेंजेंट का ग्रेडियंट को मैं कह रहा हूं m1 विच इज 3, y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करा, y इक्वल टू mx प्लस c से बेटा मैंने इसको कंपेयर करा, m1 आ गया बेटा आपके पास 3, जो ये टेंजेंट का ग्रेडियंट है। अगर मैं बोलूं नॉर्मल का ग्रेडियंट निकालो, सो व्हाट इज द ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल, इसको m2 कह देता हूं, नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो 3 है तो बेटा ये नेगेटिव 1/3 हो जाएगा। अब नॉर्मल की इक्वेशन किस तरह निकालेंगे सर, नॉर्मल की इक्वेशन होती है, उसके लिए आपको ग्रेडियंट चाहिए और पॉइंट चाहिए। भाई सिंपल सी बात है, ग्रेडियंट तो पता है, पॉइंट नहीं पता। अब देखो ये पॉइंट P जो ना कर्व पे लाई करता है, ऑब्वियसली टेंजेंट पे भी लाई कर रहा होगा। तो भाई टेंजेंट की इक्वेशन है y इक्वल टू 3x प्लस 4। इसमें आप x की जगह 4 पुट कर दोगे, you'll get the value of y which is 16। so basically you got the P point which is 4,16। अब आपको निकालनी है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। so you have the gradient of the normal, that is minus 1/3, and you have the point P which is 4,16। y minus y1 mx minus x1 से बेटा मैं इक्वेशन निकाल लूंगा। व्हाट विल बी द इक्वेशन, मैंने y minus y1 करा, 16 हो गया y1, m is negative 1/3, x minus x1 which is 4, I'm going to cross multiply them, ये जगह 3y 16 into 3 is going to be minus 48, minus x plus 4 हो गया। I'm going to transfer all the terms in the left hand side, x plus 3y minus 48 minus 4 is minus 52 is equal to 0। ये बेटा आपके पास नॉर्मल की इक्वेशन निकल कर आ गई। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। कह रहा है फाइंड एफ एक्स, राइट योर आंसर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब देखो ये एफ डबल डैश एक्स दिया हुआ है, सेकंड डिफरेंशियल दिया हुआ है। तो देखो पार्ट बी में 4x प्लस 1/√x, मुझे अगर एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है, सो आई एम गोइंग टू इंटीग्रेट दिस, जो कि डिफरेंशियल का एंटी है। तो एफ डबल डैश एक्स अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखूं, यानी सारी टर्म न्यूमरेटर में करके लिखूं, सो आई एम गोइंग टू गेट x पावर -1/2 हियर। नाउ आई एम गोइंग टू इंटीग्रेट देम, मैं इनको इंटीग्रेट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये एफ डबल डैश एक्स का इंटीग्रल बेटा एफ डैश एक्स हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात 4x का इंटीग्रल हो जाएगा 4x स्क्वायर एड 1 दी पावर डिवाइड बाय दी पावर, एड 1 दी पावर डिवाइड बाय दी पावर प्लस c। ये हो गया एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, एक्स की पावर -1/2 प्लस 1, एक्स की पावर 1/2 और डिनोमिनेटर में 1/2, आई एम गोइंग टू राइट प्लस c हियर। तो f डैश x इज गोइंग टू बी 2x स्क्वायर प्लस 2√x, 1/2 रेसिप्रोकल होकर ये वाला 1/2 रेसिप्रोकल होकर 2 बन जाएगा, 2√x प्लस c हो जाएगा ये।
अब सर ये तो एफ डैश एक्स आया है, हमें तो एफ एक्स चाहिए। अच्छा, हमें ये सी अभी स्टेप में निकालना जरूरी है, ये सी स्टेप में निकालना जरूरी है, वरना हम आगे इंटीग्रल नहीं कर पाएंगे। तो हमने क्या करा, हमारे पास अब कोई पॉइंट देखना है जो कि इस कर्व पे लाई करता हो। तो मैंने कहा भाई इस कर्व पे लाई करता है ये पी पॉइंट, दैट इज 4,16। लेकिन एक्स की जगह 4 पुट कर दूंगा तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आएगी, कि सी की वैल्यू निकालू मैं। तो अब सी की वैल्यू के लिए हमें वर्किंग करनी है कि हम किस तरह सी की वैल्यू निकालेंगे। आप देखो बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहां पर ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट दिया हुआ है। ये ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट, इसको हम dy बाई डी एक्स भी कहते हैं। ये 3 है, ये क्या है हमारे पास, 3 है यहां पर। तो देखो मैं यहां पर एफ डैश एक्स कहूं या dy बाई डी एक्स कहूं या ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट कहूं, ये हमारे पास बेटा लिखला हुआ है dy बाई डी एक्स की वैल्यू या एफ डैश एक्स हमारे पास किसके बराबर है, 3 के बराबर है, दैट इज इक्वल टू 3। लेकिन कौन सी एक्स वैल्यू, विच एक्स वैल्यू, कौन सी एक्स की वैल्यू पर बेटा ये हमारे पास 3 है। तो हम गए ऊपर, हमारे पास ये टेंजेंट 3, टेंजेंट की ग्रेडियंट 3 यानी dy बाई डी एक्स 3 कब है, जब एक्स की वैल्यू 4 है, जब एक्स की वैल्यू 4 है। तो देखो मैंने यहां पर लिखा एक्स इक्वल टू 4। अब इसका मतलब ये हुआ कि मैं एफ डैश एक्स की वैल्यू यहां पर 3 पुट करूंगा जब एक्स की वैल्यू 4 होगी। सो आई एम गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ सी, 4 का स्क्वायर 16, 16 टू द 32, दिस बिकम्स 4, 4 का स्क्वायर 2 गया, 2 टू द 4 हो गया। फाइनली यू गेट द आंसर 32 प्लस 4 36। सी की वैल्यू बेटा 3 माइनस 36 इज गोइंग टू बी minus 33. I'm going to put this C value over here, और this was the most important step, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप था, ये C आ गया। अब बहुत इजी काम है, अब वापस से इंटीग्रल लेना है। सो आई एम गोइंग टू टेक द इंटीग्रल अगेन। तो एफ डैश एक्स का इंटीग्रल कितना हो जाएगा, एफ एक्स जगह 2x³ अपॉन 3, ये 2x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, माइनस 33 का इंटीग्रल कितना हो जाएगा, माइनस 33 एक्स प्लस, ऊपर मैंने सी कांस्टेंट लिखा था यहां पर डी लिख देता हूं, प्लस तो कोई कांस्टेंट करना है ना मैं हर दफा इंटीग्रल करने के बाद। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2x³ अपॉन 3, दिस विल बिकम 2x पावर 3/2, and it is going to become 3/2 in the denominator as well, ये हो जाएगा minus 33x plus d। अब देखो बेटा यहां पर 2x³ अपॉन 3, ये 3/2 रेसिप्रोकल होगा ना, तो ये 2/3 बन जाएगा। मैं एक स्टेप मेंशन कर रहा हूं, तो बेटा दिस इज गोइंग टू बिकम 2x³ अपॉन 3, जगह 4/3 इंटू एक्स की पावर 3/2 माइनस 33x प्लस डी। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डी, वरना तो ये एफ पूरा आया नहीं। तो भाई आपके पास इस कर्व पे एक पॉइंट था पी, ये पी पॉइंट तो हमने निकाल लिया था ना, कर्व पे तो पॉइंट है, और ये कर्व की इक्वेशन है नीचे दी हुई 4,16 है। भाई ये कर्व की इक्वेशन है और ये कर्व का पॉइंट है 4,16, तो आपने y की जगह 16 रखा, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 4 हियर। इसको मैं कैलकुलेटर में रखूंगा,
I got the value of d, which is 284 upon 3. Once I got the value, बस मैं ऊपर वाली इक्वेशन में बेटा ये पूरा पुट इन कर दूंगा. बस ये d की जगह आई एम गोइंग टू पुट 284 by 3. सिंप्लीफाई करने की कोई जरूरत नहीं है. यू कैन गिव द आंसर लाइक दिस. This is your answer of the final question.